ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अवर लेक्चर। कोर्स नेम हिस्ट्री, चैप्टर नेम कंपोजिट कल्चर। ये जो क्लास 9th की बुक है ना, आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th की बुक है, उसमें से चैप्टर नंबर 10 है ये। आपको चैप्टर नंबर 10 मिल जाएगा, मेडाइवल हिस्ट्री कंपोजिट कल्चर। और ये और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा अगर कोई और स्टूडेंट्स को देख रहा है। दिस इज कोर्स ऑब्जेक्टिव, आप देख सकते हैं। दिस इज अबाउट मी, आप ये भी देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड अवर लेक्चर। इमरजेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर कैसे इमर्ज हुआ है, क्या है ये? ग्रोथ एंड इम्पैक्ट ऑफ कंपोजिट कल्चर, इसमें देखेंगे सबसे पहले। द establishment of the Delhi Sultanate led to the begin of new phase in the cultural development of the country। जो दिल्ली सल्तनत थी, इसने एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट किया नए कल्चर का अपने कंट्री में, ठीक है ना। द assimilation ऑफ टर्किश अरबिक पर्शियन कल्चर विथ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कल्चर नोन एज इंडो इस्लामिक कल्चर। ये जो अरबिक, पर्शियन और टर्किश कल्चर था, ये जब अपने इंडियन कल्चर से आके मिला, इंडियन में क्या क्या थे? हिंदू, बुद्ध और जैनिज़्म। ये हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म कल्चर जब आकर के मिले तो एक नए कल्चर का एक डेवलपमेंट हुआ, जिसको कहा जाता है इंडो इस्लामिक कल्चर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज इंडो इस्लामिक कल्चर, वो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, दिस कल्चर वॉज नाइदर प्योरली मुस्लिम नॉर कम्प्लीटली हिंदू। ये तो ना तो प्योर मुस्लिम था, ना तो प्योर हिंदू था। ये क्या था? वॉज अ फ्यूजन ऑफ बोथ रिलीजन, दोनों का एक मिला जुला रूप था, ठीक है ना। द मुगल पीरियड मार्क द कंसोलिडेशन एंड कंपोजिट कल्चर इन इंडिया। उन्होंने अपना एक कंसोलिडेशन तैयार किया, एक कंपोजिट कल्चर देखने को मिलता है। फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ कंपोजिट कल्चर, क्या है इसके फैक्टर्स? फैक्टर विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ कंपोजिट कल्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। द रिच कल्चर ट्रेडिशंस ऑफ मुगल्स एंड centuries old glorious culture tradition of Hindus क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अब देखिए, ये जो मुगल्स का जो रिच कल्चर था और जो हिंदुज़म का जो बहुत पुराना, बहुत ही अच्छा कल्चर था, वो जब दोनों कल्चर मिले तो एक रिलीजियस टॉलरेंस बना, ठीक है ना। टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करने का पावर, एक तरह से कह सकते हैं, इन लोगों में आया। दिस मार्क द ग्रोथ एंड कॉन्सोलिडेशन ऑफ द कंपोजिट कल्चर। ओके, एकत्रीकरण मतलब इसने क्या किया? दोनों को मिलाने का काम किया। इम्बिबिंग द मेन फीचर ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम, जिसमें कि दोनों फीचर को मिला करके एक सोख लेना, मतलब पी लेना, दोनों के कल्चर को पी लिया गया एक तरह से, ठीक है। बिकॉज द मुगल किंग हैड इमेंस वेल्थ, दे वर एबल टू प्रोवाइड पैट्रोनेज वेरियस राइटर्स, पोएट्स एंड अदर वर्क ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर। जो मुगल किंग थे, इनके पास बहुत धन दौलत होती थी, तो इससे क्या होता था? ये लोग पैट्रोनेज मतलब कि संरक्षण देते थे, किसको? राइटर को, पोएट्स को और फाइन आर्ट्स वर्कर को और लिटरेचर वाले को, मतलब इन लोगों को अपने दरबार में रखते थे, इनका पूरा खर्चा उठाते थे। इसका मतलब होता है पैट्रोनेज करना, संरक्षण देना, ठीक है ना। द मुगल्स built various monument and building incorporating the feature of Hindu and Islamic art। देखिए, जो इन्होंने जो बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए, उसमें क्या मिलता है? उसमें हिंदू और इस्लामिक आर्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। दिस फर्दर कॉन्सोलिडेटेड द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। इसी के बाद में फिर कंपोजिट कल्चर के नाम से जाना गया, जिसने कंपोजिट कल्चर को जन्म दिया, यह बनाया। द लॉन्ग एंड सेटल पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोडक्टिविटी विच प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द मुगल रूल paved the way of kings and nobles फॉर अंडरटेकिंग एक्सटेंसिव वर्क ऑफ आर्ट। क्या हुआ? देखिए, इससे क्या हुआ? जो नॉवेल्स थे, जो किंग्स थे, उनको एक मतलब कि एक पक्का कर दिया गया। जो इनके जो एक्सटेंसिव वर्क ऑफ आर्ट थे, वो उसमें देखने को मिलता है, किसमें? जो इनकी बिल्डिंग्स वगैरह थी, है ना, उसमें उसमें कुछ ऐसा चीज़ सेटल कर दी गई हैं। कब की बात है ये पीरियड की बात है। कौन से? जब ये मुगल पीरियड था, है ना। तो वहाँ पे ये जो पेव्ड वर्ड यूज़ हुआ है, पेव्ड का मतलब होता है पत्थर, जो होता है ना, पत्थर को बैठाना, वो चीज़ें। तो एक तरह से ये हो गया था। इम्पैक्ट ऑफ कंपोजिट कल्चर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वेरियस ड्रेसेस, सोशल एमिनिटीज़, फेस्टिवल,
which were introduced by the Mughal in India were accepted by the people and became the part of Indo-Islamic culture। देखिए जो इनके बहुत सारी ड्रेसेस थी, सोशल एमिनिटीज़ थी, एंड एमिनिटीज़ मीन्स क्या होता है, एक सुख सुविधा वाले साधन या आराम वाले साधन। इनके जो फेस्टिवल थे जिन्होंने मुग़लों ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और यहाँ पे लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, और वो फिर बाद में इंडो इस्लामिक कल्चर पे जुड़ गया करके। द टर्क नॉट ओनली ब्राउट न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज रबाब एंड सारंगी। इन्होंने सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं इंट्रोड्यूस किया है, रबाब और सारंगी जैसे, बल्कि इन्होंने नए म्यूजिकल मोड्स भी इंट्रोड्यूस करे, बट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द न्यू म्यूजिकल मोड्स। आमिर खुसरो इंट्रोड्यूस मैनी पर्शियन एंड अरबिक राग्स। आमिर खुसरो जो थे उन्होंने बहुत सारे पार्शियन और अरबिक राग्स भी इंट्रोड्यूस करे। ही ऑल्सो डेवलप्ड द स्टाइल ऑफ कव्वालीज एंड ख्याल्स। कव्वाली आप जानते होंगे, कव्वाली का एक दूसरा फॉर्म भी होता है जिसको ख्याल्स बोलते हैं। देयर वॉज अ फ्यूजन ऑफ पार्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में आपको पारसी और इंडियन स्टाइल की पेंटिंग देखने को मिलेगी। उसका एक मिला जुला रूप मिलता है, ठीक है ना, वो एक विलय मिलता है। यहाँ जो फ्यूज़न का मतलब होता है मिलाना, विलय करना, और जिसमें कि देखो अकबर के पास 17 पेंटर्स थे, उस 17 में से 13 तो हिंदू थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन पेंटिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इज दास्तान आमिर हमजा। देखो एक दास्तान आमिर हमजा नाम करके इनका जो था पेंटिंग वर्क था, उसमें से 1200 पेंटिंग्स थी। याद देखिए दास्तान आमिर हमजा में 1200 पेंटिंग्स थी। ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर द पार्शियन इन्फ्लुएंस इन द पेंटिंग बिगन टू डिक्लाइन। जहांगीर के शासनकाल में जो पार्शियन पेंटिंग थी इसका इन्फ्लुएंस कम होता गया। आर्किटेक्चर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सम ऑफ इट्स फीचर वर क्या क्या थे, देखिए इस्लामिक फीचर इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसियसनेस, मैसियसनेस एंड विट टू द इंडियन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक विस्तारवादी रणनीति अपनाई, एक बहुत बड़े बड़े अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तैयार करे। द तुर्क डिड नॉट कार्व एनी ह्यूमन एंड एनिमल फिगर ऑन द वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए इनके जो वॉल होते थे स्ट्रक्चर की, उसमें इन्होंने कोई ह्यूमन डिज़ाइन या कोई एनिमल के फिगर नहीं बनाए, बल्कि वहाँ पे उन्होंने फ्लोरल डिज़ाइंस बनाई और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाई, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होती हैं जैसे कि सर्किल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, उसको बड़े डिज़ाइनर फॉर्म में, जैसे हम लोग अपने कॉपी बुक बनाते हैं ऐसा नहीं, ठीक है ना, और फ्लोरल डिज़ाइन बनाते थे। वर्सेस फ्रॉम द कुरान वर ऑल्सो एग्रोवेड ऑन द वॉल्स ऑफ द स्ट्रक्चर। जो कुरान की आयतें होती थी उसको भी यहाँ पे लिखवाते थे, मतलब एग्रोवेट करना मतलब उसको खुदवाते थे, जब पत्थर में खोद खोद के नाम लिखा जाता है वैसे ही करवाते थे। आपने घर के बाहर नेम प्लेट होती है पत्थरों वाली, उसमें ऐसे देखा होगा। द टर्क्स एंड द मुगल्स बोरोड इंडियन मोटिव्स सच एज स्वास्तिक, बेल एंड लोटस। स्वास्तिक, बेल और लोटस जो है ये इंडिया में हिंदुज़म में और भी कुछ रिलीजन में इसको बहुत शुभ माना जाता है, वो भी इन लोगों ने अपना यूज़ में लाए। द डिज़ाइन ऑफ गोल्डन कलश एट द टॉप ऑफ टेम्पल वॉज अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम। अब देखिए क्या किया इन्होंने, मुस्लिम लोगों ने क्या किया, वो कलश की प्रथा को भी अडॉप्ट किया। दे प्लेस स्टोन कलश ऑन द डोम्स ऑफ मॉस्क एंड टॉम्स, ठीक है ना, अपने मस्जिद वगैरह में इसको ऊपर रखवाया। द इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज प्रोफाइंडली इम्पैक्ट बाय द टर्किश, ठीक है, एंड मुगल, इन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैनी टेम्पल ऑफ वृंदावन एसेमिलेट द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। वृंदावन में जो बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक मतलब कि एसेमिलेट मतलब होता है आत्मसात करना, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फिर देखिए द टर्किश एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस द पैलेसेस एंड फोर्ट्स बिल्ट बाय द मैनी लोकल रूलर। अब देखिए जो टर्किश और मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, ये जो लोकल रूलर थे जो उन्होंने बनवाया था उससे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ द कंपोजिट कल्चर। द लोकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जो लोकल लैंग्वेज थी, जो लिटरेचर थे, वो भी इन्फ्लुएंस हुए इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर से।
पार्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल। अब देखिए जो मुगल थे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पार्शियन थी। अभी आप लोगों ने नेक्स्ट पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, जो अकबर थे उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस स्क्रप्चर को पार्शियन में कन्वर्ट कराया, मतलब ट्रांसलेट कराया। दिस इनेबल द कंट्री टू डेवलप क्लोज कल्चरल कॉन्टेक्ट विथ पर्शिया। इससे क्या देखने को मिलता है, इससे ये डेवलपमेंट होता है जिनको इनके जो कल्चर थे वो पर्शिया से काफ़ी करीब लेकर के आए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन लैंग्वेज वॉज ओरिजिन ऑफ उर्दू। देखिए जो उर्दू लैंग्वेज है ना, उसका ओरिजिन अपने इंडिया में हुआ, इंडिया में बना। बनी कैसे ये देखते हैं। उर्दू डेवलप्ड एज मिक्सचर ऑफ पार्शियन अरेबिक एंड हिंदी। देखो जो उर्दू है ना वो मेन पार्शियन अरेबिक और हिंदी से मिलकर बना, और थोड़ा बहुत कुछ लोकल या रीजनल लैंग्वेजेस से। इसीलिए आप अगर उर्दू सुनेंगे तो उर्दू आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। इट वॉज नोन एज जबान हिंदवी। तो उर्दू का दूसरा नाम होता है जबान हिंदवी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एज इट वॉज सिमिलर टू डैट ऑफ हिंदी। क्या है ये, हिंदी के जैसे ही सिमिलर है। इट डेवलप रैपिडली ड्यूरिंग द मुगल रूल। अब देखो जब मुगल काल था तब सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी लैंग्वेज का हुआ है, उर्दू का। मैनी संस्कृत बुक वर इन ट्रांसलेटेड इनटू पार्शियन एंड उर्दू। सम ग्रेट उर्दू पोएट्स वर अमीर खुसरो एंड मिर्ज़ा गालिब। अब देखिए जो मिर्ज़ा गालिब और अमीर खुसरो थे बहुत ग्रेट उर्दू पोएट थे। उर्दू के बहुत सारे इन्होंने कुछ शायरियाँ वगैरह लिखी हो। मिर्ज़ा गालिब की तो शायरी बहुत फेमस है, बहुत सारी, ठीक है ना। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, इस क्लास में नहीं और नेक्स्ट क्लास में। अब आता है सूफिज़म। सूफिज़म क्या होता है। देखिए सूफिज़म जो बना है, वर्ड ये बना है सफ़ा से। सफ़ा का मतलब होता है प्योर, या फिर एक चटाई में बैठ करके कबा की ओर मुँह कर देना। कबा क्या होता है, जहाँ पे ये आपने सुना होगा ना, मुस्लिम लोग जाते हैं हज करने, कबा पे जाते हैं हज करने, ठीक है ना। द स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टू लिबरल रिलीजन रिफॉर्म। अब देखिए ये जो रिलीजियस टॉलरेंस था और जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते थे, मतलब कि एक शांति भाईचारा चाहते थे, और जो एक धार्मिक एक सहिष्णुता थी उसको बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए दो रिलीजियस रिफॉर्म हुए इंडिया में। एक था द सूफी और एक था भक्ति मूवमेंट। सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट। एक्चुअल में सूफी मूवमेंट इंडिया में नहीं हुआ, ये आया फॉरेन से था, लेकिन इंडिया में इसका काफ़ी विस्तार हुआ, ठीक है। सूफिज्म वॉज अ मुस्लिम मूवमेंट। सूफिज्म क्या था, मुस्लिम मूवमेंट था। हुज फॉलोअर्स सीक टू फाइंड डिवाइन ट्रूथ। जो इसके फॉलोअर थे वो एक ट्रुथ की खोज में थे, मतलब सत्य की खोज में थे। लव थ्रो डायरेक्ट इनकाउंटर विद गॉड, जो भगवान से सीधे जुड़ना चाहते थे। द सूफी सेंट वर ऑर्गेनाइज इनटू 12 ऑर्डर। देखिए जिनके जो 12 ऑर्डर थे उसको सिलसिला कहा जाता था। सिलसिला मीनिंग अ चेन। सिलसिला को मतलब होता है चेन। अ कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन द मास्टर। वो क्या करता था सिलसिला, वो अपने गुरु को जोड़े रखते थे। गुरु से जोड़े रखते थे किसको, चेले को। मतलब जो गुरु होगा उसका जो डिसाइपल होगा, डिसाइपल को चेला बोलते थे। गुरु चेला अभी भी आप नाम सुना होगा, गुरु चेला, ये होता था सिलसिला, ठीक है। द लीडर ऑफ द ऑर्डर वर कॉल्ड अ पीर। जो इस ऑर्डर का जो लीडर होता था उसको पीर बोलते थे। वाइल द डिसाइपल कॉल्ड मुरीद, ठीक है ना। लीडर हो जाएगा पीर, गुरु हो जाएंगे पीर, डिसाइपल हो जाएंगे मुरीद। द चिश्ती एंड सरावर्दी ऑर्डर बिकेम द एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंडिया। जो चिश्ती थे और जो सरावर्दी थे वो बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हुए। द चिश्ती ऑर्डर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिए जो चिश्ती ऑर्डर था उसको वो किसने इंट्रोड्यूस किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ही केम टू इंडिया विथ मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी। अब देखिए ये इंडिया में गजनी के साथ आए थे, है ना, और इंडिया में आके अजमेर में सेटल हो गए, राजस्थान पे। एन एनुअल फेस्टिवल कॉल्ड उर्स। तो एक एनुअल फेस्टिवल होता है उर्स में, उनकी दरगाह पे मनाया जाता है, ठीक है ना। निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद एंड सलीम चिश्ती वर पॉपुलर सूफी सेंट ऑफ द पीरियड। उस पीरियड के ये पॉपुलर सूफी सेंट थे। कौन कौन, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद, सलीम चिश्ती, ठीक है। द सुहरवर्दी ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय शेख बहुद्दीन जकारिया।
सॉरी, थोड़ा बोलते बोलते खांसी आ गई। चलिए आगे चलते। डॉक्ट्राइन्स एंड टीचिंग ऑफ सूफिज्म। देखिए सूफिज्म की जो टीचिंग्स क्या थी, ठीक है, ये जो इनकी टीचिंग्स थी, ऑल रिलीजियंस आर इक्वल। इनका कहने का मतलब था जितने भी धर्म है ना सब इक्वल है। इट प्रीच द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ द ऑल रिलीजन। इनकी जो फंडामेंटल यूनिटी है वो सबके लिए इक्वली थी। इट इज पॉसिबल टू रीच गॉड ओनली थ्रू पर्सनल डिवोशन। ओनली रीच टू रीच गॉड ओनली थ्रू द पर्सनल डिवोशन एंड नॉट फॉलोड बाय एनी रिचुअल्स। मतलब कि भगवान को पास अगर कोई जाती जाएगा तो एक पर्सनल भक्ति से जाएगा। डिवोशन मतलब भक्ति। ठीक है, वो कोई कर्मकांड कोई रिचुअल्स नहीं जाएगा। इनका ऐसा मानना था, ठीक है ना। द ह्यूमन सोल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम गॉड। जो ह्यूमन सोल है ये भगवान की एक अभिव्यक्ति है, भगवान का बनाया हुआ एक फॉर्म है। ऑल पीपल आर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, क्रीड, रिलीजन। सभी पीपल इक्वल हैं। ये सब चीज़ें कास्ट क्रीड को छोड़ करके सभी इक्वल हैं। ये तो सब बनाई हुई चीज़ें हैं। इनर प्योरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर इसेंशियल फॉर गेनिंग नॉलेज अबाउट गॉड। अगर आपको भगवान को जानना है तो आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपकी स्टडी बेकार है। आप कुछ भी कर रहे हो तो भगवान को जानने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, आप कोई भी काम कर रहे हो। इम्पैक्ट क्या हुआ सूफिज्म का? इम्पैक्ट हुआ हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा बढ़ा, ठीक है। इट प्लेड अ ग्रेट रोल इन प्रमोटिंग फीलिंग ऑफ टॉलरेंस अमंग द रूलर्स। जो रूलर्स थे, जो उनके अंदर क्रूएलिटी थी वो कम होने लगी। पीपल बिगन टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द फेथ एंड बिलीफ ऑफ अदर रिलीजियन। जो पीपल थे, जो लोग थे, उनको उन्होंने अदर रिलीजन को समझा और उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया, ठीक है। जैसे कि इट इन्फ्लुएंस द लिटरेचर एंड मैनी पोएट्स सच एज आमिर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी कंपोज्ड पोएम इन पार्शियन ऑफ सूफी प्रिंसिपल। अब देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये मुस्लिम थे, लेकिन ये भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सारे गाने लिखते थे, भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। अब आते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, ठीक है, देखते हैं। भक्ति मूवमेंट जो था ये आया कहाँ से? द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कास्ट एंड रिचुअलिज्म। देखो जो कास्ट सिस्टम था बहुत हद तक बढ़ चुका था, बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका था, और कर्म कांड भी बहुत बुरी तरह से बढ़ा हुआ था। इन सब का देखिए जब कोई चीज़ की अति होती है तो कुछ नया चीज़ आता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो समझ लीजिए आप ये कर्मकांड और कास्ट सिस्टम की अति हो चुकी थी। अति मतलब होता है किसी खराब चीज़ का एक्सट्रीम होना। ठीक है, तो उसका रिएक्शन था, रिएक्शन पे बना भक्ति मूवमेंट। स्टार्ट किसने किया? इट वॉज स्टार्टेड बाय द वैष्णवा एंड शैवा। वैष्णव कौन होते थे? वैष्णव वो होते थे जो भगवान विष्णु और उनके इनकारनेशन की पूजा करते थे या भक्ति करते थे। शैवा कौन थे? जो भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है ना। कहाँ पे? साउथ इंडिया पे। द तमिल वैष्णवाइट्स इन द 11th and 12th century preach personal devotion to God as means to reach God। मतलब कि भगवान की भक्ति करने के बिना आप भगवान को नहीं पा सकते। द भक्ति मूवमेंट वॉज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, मतलब कि रिलीजन को सुधारना, एक फिर से सही करना। रामानुजाचार्य, कबीर, नानक, नामदेव, मीराबाई वर फॉलोवर ऑफ द भक्ति कल्ट। कल्ट का मतलब होता है पंथ। ऐसे बहुत सारे पंथ थे तो ये उन्हीं को, मतलब ये उनके फॉलोवर्स थे। अब देखिए जो भक्ति कल्ट का जो डॉक्ट्राइन्स क्या है यहाँ पे, मेन डॉक्ट्राइन्स ऑफ द भक्ति कल्ट वर देयर इज ओनली वन गॉड एंड ऑल पीपल आर इक्वल टू द आई ऑफ गॉड। देखिए घूम फिर करके सूफिज्म फिलोसफी की जैसे ही है ना, वन कैन अटेन गॉड थ्रू द राइट्स एंड रिचुअल बट थ्रू लव, डिवोशन एंड साल्वेशन। एवरीवन शुड लिव अ प्योर एंड सिंपल लाइफ, ठीक है, ये अभी के लिए भी, सबके हमेशा के लिए।
अ गुरु इज इनलाइटेंड टीचर हु हेल्प इज नेसेसरी फॉर रियलाइजिंग गॉड और फॉर अटेनिंग साल्वेशन। मतलब जो गुरु होंगे वो इनलाइटेंड टीचर हैं, मतलब बहुत ज्ञानी टीचर हैं, वही आपको रियलाइज कराएंगे गॉड के बारे में और साल्वेशन वही आपको दिलाएंगे। अब गुरु कौन से? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले गुरु नहीं, स्कूल या कॉलेज के गुरु नहीं, ये गुरु दूसरे होते हैं जो स्पिरिचुअल टीचर होते हैं। ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ा? भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज ऑन द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है। जो भक्ति मूवमेंट था ये किस पे जोर देता था? जोर देता था यूनिवर्सल ब्रदरहुड और रिलीजियस टॉलरेंस पे जोर देता था, भाईचारा पे जोर देता था। ठीक है ना। एज अ रिजल्ट an environment of mutual love and respect was created among the different section of society। इसका ये प्रभाव पड़ा कि जो डिफरेंट सोसाइटीज थी उसमें एक आत्म मतलब एक भाईचारा, एक आपस में मेल मिलाप बढ़ा। द भक्ति सेंट प्रीच देयर टीचिंग इन लोकल लैंग्वेज। जो भक्ति सेंट थे वो लोकल लैंग्वेज में अपनी प्रीचिंग देते थे, तो उससे फ़ायदा क्या होता था? जो जितने भी लोकलाइट्स होते थे उनको सब बातें समझ में आती थी। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लोकल एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। जो लोकल और वर्नाकुलर लैंग्वेज थी उस पर इन लोगों ने बात करी, उसमें वो जो स्थानीय भाषा थी उस पर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है ना। टीचिंग ऑफ कबीर, नानक एंड रविदास डिनाउंस द कास्ट सिस्टम एंड प्रमोट द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। जो कबीर, नानक और रविदास थे इन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से मना कर दिया, हम नहीं मानने वाली, गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। दे डिस्कार्डेड रिचुअल्स। इन्होंने जो रिचुअल्स होता है, कर्मकांड होता है, उसको भी डिस्कार्ड किया। दिस ब्राउट अबाउट न्यू सोशल अवेकिंग अमंग द पीपल। इन्होंने क्या किया? एक टाइप से एक पुनर्जागरण किया, किस पे? लोगों पे, है ना। एक सामाजिक पुनर्जागरण किया, ऐसे कह सकते हैं इसको हिंदी में, सोशल अवेकिंग। अब कुछ भक्ति संत के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि कबीर। कबीर कौन थे? कबीर संत कबीर बिलीव इन वन गॉड। अकॉर्डिंग टू हिम राम, रहीम एंड अल्लाह वर द नेम ऑफ वन गॉड। कबीर का कहना था जो राम, रहीम, अल्लाह हैं सब एक ही गॉड है। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। उन्होंने क्या किया? हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक एकता बढ़ाने वाले मैसेज भेजे, दिए। ही टॉट पीपल टू टॉलरेंट एंड सरेंडर देमसेल्फ टू वन गॉड। मतलब उन्होंने कहा कि आप भगवान के प्रति सरेंडर कर दीजिए और टॉलरेंट रहिए। ही आउटराइटली रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ है ना, इन्होंने आइडल वर्शिप को, कास्ट सिस्टम को, रिचुअल्स को सिरे से नकार दिया। आउटराइटली मतलब होता है सिरे से नकार देना। यहाँ पे जो आइडल वर्शिप है ये इनको थोड़ा सा डिफरेंट करती है अदर भक्ति सेंट से। भक्ति सेंट दो तरह के होते थे, एक होते थे सगुण, एक होते थे निर्गुण। सगुण वो होते थे जो भगवान के किसी स्वरूप की पूजा करते थे या भक्ति करते थे। निर्गुण ये भगवान के स्वरूप को नहीं, बस ऐसे ही मन में करते थे। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये कबीर भी थे जो आइडल वर्शिप मतलब कि किसी रूप की पूजा नहीं करते थे, इसलिए इनको निर्गुण कहा गया है। ही स्प्रेड हिज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ दोहाज। इन्होंने अपने सारे मैसेज दोहा में दिए, बोले, लिखे कुछ भी नहीं, सिर्फ बोले हैं। लिखने वाले इनके डिसाइपल्स थे, वो बाद में फिर बुक्स में छापे गए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं गुरु नानक। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक सिख गुरु थे। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन 1469 एट तलवंडी इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। इनकी टीचिंग्स क्या है? देयर इज ओनली वन गॉड, यहाँ पर सिर्फ एक गॉड है। एंड एंटायर यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय हिम, और पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स उन्हीं ने बनाया, भगवान ने बनाया। ऑल पीपल आर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर कास्ट। सभी पीपल इक्वल हैं अपने कास्ट में। पीपल शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जो लोग हैं उनको एक आपसी भाईचारा को मानना चाहिए। ठीक है ना। द ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज कैन बी गेन्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। और जो आपको जो ट्रू नॉलेज मिलेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो गुरु से ही मिलेगा। आप अकेले से पाएंगे पर उतना अच्छा नहीं पाएंगे जितना अच्छा गुरु आपको दे सकता है। ठीक है। ये ऐसा अभी भी है। ही बिलीव दैट पर्सनल डिवोशन टू वन गॉड कुड लीड द सॉल्वेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्ट। अगर इनका कहना था अगर आप पर्सनल डिवोशन करेंगे भगवान को
वो भी एक गॉड को कहा गया है, तो आपको वो साल्वेशन दिला सकता है, मतलब मोक्ष दिला सकता है, ना कि कास्ट, क्रीड और सेक्ट सिस्टम। फिर मीराबाई आती हैं। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ की एक राजकुमारी थी। वॉज लिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, ये अकबर के टाइम में रहा करते थे, है ना। शी रिनाउंस द वर्ल्ड एंड बिकेम द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने पूरे दुनिया को त्याग दिया, रिनाउंस मतलब त्याग देना, और भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गई। शी संग मैनी डिवोशनल सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग गाए जो भगवान कृष्ण के प्रति उनकी आस्था थी। हर पोएट्री इज नोन एज पदावली, देखिए इनकी पोएट्री को पदावली कहा जाता था, ये आप याद रखिएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का भी इन्फ्लुएंस आया, ठीक है ना। वो क्या था, वास्को डिगामा लैंडेड एट कैलिकट इन 1498, देखिए वास्को डिगामा जो था वो 1498 में आया, कहाँ से, पोर्टुगीज से आया था, है ना। हिज अराइवल marked the beginning of not only trade relation of Europeans with India but also the visit of Roman Catholic mission to the India। अब देखिए जब ये वास्को डी गामा आया, ये सिर्फ ट्रेड रिलेशन के लिए नहीं आया, व्यापारिक संबंध के लिए नहीं आया था, ये अपना रोमन कैथोलिक मिशन भी लेकर के आया इंडिया में। कैथोलिक मिशन मतलब कि क्रिश्चियनिटी के बारे में। इनिशियली the activities of the missionaries were restricted to Goa, Cochin, Tuticorin and other coastal area, ठीक है। Saint Francis Xavier was the first Jewish missionary who arrived to India in 1542, 44 ईयर के बाद ये आए। इन्होंने काफ़ी सेवा करी, अभी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। Another missionary, Robert de Nobili, played an important role in spreading the Christianity in India, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में देखते हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में। ही केम टू गोवा इन 1542 एंड स्पेंड द इनिशियल मंथ ऑफ ट्रीटिंग द सिक इन हॉस्पिटल। देखिए जब ये 1542 में आए और स्टार्टिंग में इन्होंने जो बीमार लोग होते थे हॉस्पिटल में उनकी सेवा करते थे। देखिए मिशनरीज का काम था स्टार्टिंग से वो सेवा ही करते थे पहले हॉस्पिटल्स में। वो क्या करते थे, जैसे कि मदर टेरेसा देखिए हॉस्पिटल में बीमारों की सेवा करती थी। देन ही बिगन टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड टू द पीपल, फिर उन्हें भगवान की बात को लोगों तक पहुंचाया। इन द 1584 ही सेंड 3 मिशनरीज टू द 3 मेन इंडियन सेंटर टू एस्टेब्लिश मिशन एंड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। फिर क्या किया, इन्होंने 3 मिशनरीज को भेजे। मिशनरीज कौन होते थे, अभी मैंने आपको बताया मिशनरीज वो होते थे जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते थे, ठीक है ना। और इन्होंने जो 3 मिशनरीज भेजे वो क्यों भेजे, इंडिया में 3 सेंटर बनाए और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। ही वर्क रिलेंटेंसली फॉर 10 ईयर एंड प्रीच द टीचिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस। उन्होंने 10 साल तक लगातार काम किया और भगवान जीसस की बातों को प्रीच किया, मतलब उनको जीसस को प्रीच किया। आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी वॉज एनरिच्ड इन द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन गोवा। गोवा में एक जगह है बेसिलिका, वहाँ पे इनकी बॉडी को प्रतिस्थापित कर दिया गया, वहाँ पे ही इनका अंतिम संस्कार किया गया, ठीक है। फिर एक है रॉबर्ट डी नोबिली, ये कौन थे, देखिए ये गोवा में आए 1604 पे। लेटर ही मूव टू मदुरई। अब देखिए जब 1604 पे आए गोवा, फिर मदुरई में आ गए। जब मदुरई में आए तो इनका थोड़ा सा चेंज हुआ दिमाग, इन्होंने संस्कृत पढ़ी, तमिल पढ़ी, तेलुगु पढ़ी और इंडियन फिलॉसफी पढ़ी। जैसे इन्होंने इंडियन फिलॉसफी पढ़ी, इनको इंडियन फिलॉसफी से प्यार हो गया। ही डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फेलो मिशनरीज एंड अडॉप्टेड द ड्रेस एंड डाइट ऑफ द नेटिव एंड लिव्ड एसेटिक लाइफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो मिशनरीज थे वो थोड़ा सा दूर हो गए और यहाँ की ड्रेस, यहाँ की डाइट, मतलब कि यहाँ के लोग जो खाते थे नॉनवेज, इन्होंने छोड़ दिया और यहाँ के साथ ही यहाँ के जैसे एसेटिक लाइफ, एक साधुत्व जीवन जीने लगे, सब कुछ त्याग करके। He was accused by the other missionaries of straying away from the principle according to which the missionary should live his life। ये समझ सकते हैं आप इनके साथ क्या हुआ होगा इस वजह से। अब देखिए क्या हुआ, लेटर इन लाइफ ही विजिटेड श्रीलंका। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया ही स्पेंड द लास्ट 3 ईयर इन पॉवर्टी। ये वही रीज़न था, इस रीज़न को सी बेचारे ये पॉवर्टी पर रहे। ही डाइड इन 1656। अब देखिए क्रिश्चियनिटी के इम्पैक्ट क्या हुआ।
To learn, understand Indian language, the missionaries compiled dictionary and grammar code of Indian language. अब देखिए मिशनरीज ने क्या किया, डिक्शनरी कंपाइल किया, ग्रामर कोड निकाले इंडियन लैंग्वेज के लिए, है ना. फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश जीसस थॉमस स्टेफन कंपाइल्ड एन इपिक इन कोंकणी. उन्होंने एक इपिक था, ग्रंथ था कोंकणी में, उसको कंपाइल किया और पब्लिश किया ग्रामर कोड ऑफ कोंकणी में. ठीक है ना. द मिशनरीज टॉट वेस्टर्न म्यूजिक टू इंडिया. इन्होंने में आए और अपने यहाँ के जो, क्योंकि देखो इन लोग को वेस्टर्न इसलिए कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं. दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इन्होंने नए वेस्टर्न म्यूज़िक को यहाँ पे आकर के इंट्रोड्यूस किया और नए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को भी इन्होंने आके सिखाया. मिशनरीज ऑल्सो पैट्रोनाइज आर्ट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर. ये इसको भी संरक्षण करते थे, आर्ट का, पेंटिंग और स्कल्पचर का. दे वर लार्जली रिलीजियस इन थीम्स. ठीक है ना. वो लोग रिलीजियस थे लेकिन वो सब क्रिश्चियनिटी के प्रति थे और किसी के प्रति नहीं. द पोर्चुगीज चर्च इंट्रोड्यूस यूरोपियन आर्किटेक्चर आइडिया इन इंडिया. जो पोर्चुगीज चर्च थी यूरोपियन आर्किटेक्चर लेकर के आई इंडिया में, वहाँ का आइडिया था. दिस इंक्लूड हाई पिच रूफ, बालकनी एंड वरांदा. इसमें क्या था, एक रूफ होती थी ऊंची उठी हुई और वरांदा हुआ करता था और बालकनीज हुआ करती थी. जैसे बहुत से चर्च में आप देखेंगे ऐसा बना होता है. द मिशनरीज स्प्रेड नॉलेज ऑफ कंट्रीज, flora, fauna, people, custom and religion to the western world with popular letters sent from the mission field. Thus we find the medieval period in India witnessed acceptance and assimilation of several religion and culture in India. यहाँ से हमको क्या मिलता है, बहुत सारे कल्चर का एक मेल जोल मिलता है. ऐसे मिलता है मिलाना, अभी मैंने आपसे बताया था ना. वी फाइंड द मिडेवल पीरियड इन इंडिया विटनेस, मतलब कि मिडेवल इंडिया एक इसका प्रमाण करता है जो कि बहुत सारे रिलीजन और कल्चर था उस सबको एक्सेप्ट किया गया और मिलाया गया. तो वो एक न्यू कल्चर मिला, है ना. अपने इंडिया में अभी भी ऐसे कल्चर है कि आप एक मोहल्ले में अलग अलग कल्चर के लोग रह लेते हैं. ठीक है ना. तो अपना ये लेक्चर ख़त्म होता है. तो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट्स बनाते रहिए. जैसे कि मैंने बताया थे इसका जो PDF होगी वो ग्रुप में आएगी. 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का, एक ग्रुप है मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट का. तो आप लोग अगर कोई ज़्यादातर ऑनलाइन स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं. ग्रुप में ऐड होने के लिए कमेंट करिएगा या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.